हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएल क्लासेस सिरोही। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं होमोजीनियस मेथड को आगे बढ़ाते हुए, तो आज का जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है हमको dy अपॉन डी एक्स प्लस 3x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। आपको सिर्फ एग्जाम में लिखा आएगा सॉल्व करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले ये चेक करते हैं कि सर इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग रहा है या नहीं, मतलब वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं। तो यहां पर देखिएगा कि x दे रखा है, y दे रखा है और कांस्टेंट है और बीच में प्लस माइनस है, तो भाई वेरिएबल सेपरेट कैसे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि वेरिएबल सेपरेशन का मेथड अगर नहीं लगता तो सेकंड मेथड आपका कौन सा है, होमोजीनियस। और होमोजीनियस मेथड में हम ये चेक करते हैं कि कॉमन आ रहा है या नहीं टर्म, मतलब x की पावर 1 है, सपोज y की पावर अगर 1 है, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आपको एक कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है और ये कांस्टेंट टर्म ही मना कर रहा है कि भाई अगर तूने होमोजीनियस मेथड से सॉल्व किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होगा। मतलब ये कह रहा है कि आप इस कांस्टेंट टर्म को हटाओ, मतलब थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करो। रिड्यूस करोगे तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आने का मतलब ये होमोजीनियस मेथड में आएगा और होमोजीनियस मेथड जैसे ही आ गया तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्टेप भी लॉन्ग है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल भी है लेकिन आपको स्टेप्स थोड़ा ज्यादा करने होंगे। तो इधर देखना कैसे करना है इनको। तो यहां आपको जो dy अपॉन dx दे रखा है, इसमें कांस्टेंट टर्म्स को हटाना पड़ेगा, तभी ये होमोजीनियस मेथड में कन्वर्ट हो पाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो यहां से आपका dy अपॉन dx के टर्म को लिख लेते हैं। dy अपॉन dx का टर्म है माइनस 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 5। बहुत ही सिंपल, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन का dy बाई dx को सेपरेट रखा है, बाकी टर्म्स को इधर भेज दिया। अब देखिए इस फॉर्म को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का सर रीजन मैंने दे दिया कि ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये होमोजीनियस मेथड को से सॉल्व करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट रहे ना तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन खुद मना कर रहा है कि भाई सॉल्व होने नहीं दूंगा मैं। तो यहां आप क्या करेंगे, तो यहां आपको करना कुछ भी नहीं है। ये जो स्मॉल x दे रखा है उसको आपको एक वेरिएबल में असाइन करना है, कैपिटल X प्लस h, और स्मॉल y को करना है आपको y प्लस के और दोनों ही कैपिटल, जिससे आपका कांस्टेंट टर्म देखिए हटेगा। सर कैसे, तो अगर आपने स्मॉल x को ये लिखा, स्मॉल y को ये लिखा, मतलब नए वेरिएबल के अंदर दिया है, तो यहां से देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx इक्वल टू कैपिटल dx, और सर dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल dy। अब इधर देखिए यहां से इसको चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, कैपिटल स्मॉल का जरूर ध्यान रखिएगा, और यहां से माइनस का 3x की जगह कैपिटल x प्लस h, y की जगह कैपिटल y प्लस k, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 कैपिटल x प्लस h, 3 कैपिटल y प्लस k एंड माइनस का 5। अब देखिए क्या करना है। यहां के टर्म के बाद में एक और कंसेप्ट आपको बता देता हूं कि जब भी आपको ऐसी दो इक्वेशंस के फॉर्मेट मिलते हैं, ऐसी कंडीशन में आप ये चेक करना ना भूले सर क्या a अपॉन a डैश मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो और b अपॉन b डैश मतलब y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर ये नॉट इक्वल है तभी ऐसे मेथड को यूज करना है। अरे सर कैसे, यहां पर देखिए रेशियो 3/2 है लेकिन यहां पर रेशियो 2/3 है, मतलब 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। 100% आपको ये मेथड लगाना है। और इसमें यह भी चेक करना है कि ये दोनों अगर रेशियो इक्वल हो गए तो ऐसे केस में आप ये नहीं लगाना, क्योंकि उस कंडीशन में तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। सपोज यहां पर होता x प्लस 2y और यहां पर है 2x प्लस 4y, तो यहां से सर कॉमन कितना आ रहा है 2, तो बचेगा कितना x प्लस 2y। तो x प्लस 2y को एक नया वेरिएबल t दे दो ना, तो जैसे ही x प्लस 2y को t वेरिएबल मान के इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो यहां से देखिए ये रेशियो चेक करें नॉट इक्वल है, तभी आपको ये नया वेरिएबल h और k में इसको डिफाइन करना है। अरे क्लियर ना। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आता है, क्योंकि रेशियो अगर इक्वल हो गया तो ये तो आपका सेकेंड मेथड बन जाएगा, मतलब उस टर्म को आपको t वेरिएबल में कंसीडर करके डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन के मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अरे क्लियर। तो यहां से देखिए क्या करना है, ये dy/dx दे रखा है और ये आपने लिख दिया, तो इस टर्म को कैसे सुव्यवस्थित करना है देखिएगा। तो देखो dy/dx इक्वल टू -3x प्लस 2y प्लस कांस्टेंट टर्म को इधर लिखो तो 3h प्लस 2k माइनस 5 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा अगेन 2x प्लस 3y प्लस 2h प्लस 3k माइनस 5। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कांस्टेंट टर्म को बिल्कुल अलग रख दिया और जो आपका वेरिएबल वाला फॉर्म है बिल्कुल अलग है। तो देखिए इस सर कांस्टेंट फॉर्म को आप हटाओगे तभी तो ये होमोजीनियस मेथड में कन्वर्ट होगा। तो सर कांस्टेंट टर्म को हटाने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल कर दो, मतलब कहने का मतलब 3h प्लस 2k माइनस 5 को 0 के इक्वल 2h प्लस 3k माइनस 5 को 0 के इक्वल। तो इससे होगा ये सर कि h और k की एक वैल्यू पर h और k की वैल्यू पर ये दोनों टर्म्स 0 हो गए, उन्हीं h और k की वैल्यू को लास्ट में आप यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, h की वैल्यू दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 1 पर ये 0 मिल रहा है। अरे बिल्कुल चेक भी करो ना, 3 प्लस 2 5 माइनस 5 0, 2 प्लस 3 5 माइनस 5 0, मतलब ये दोनों वैल्यू ऐसी है जिस पर ये दोनों के कांस्टेंट पार्ट 0 हो रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, dy/dx इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 2y डिवाइडेड बाय, और यहां से क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, यहां से हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब देखिएगा ये 0 बनने के बाद में आपको क्या करना है, अगेन सर वेरिएबल सेपरेशन मेथड नहीं, उससे पहले आपको लगाना पड़ेगा होमोजीनियस। और होमोजीनियस में करते क्या, देखिए y इक्वल टू वही vx कंसीडर करूं तो यहां से हो जाएगा dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, y को आपको vx मानना है जैसा पिछले वीडियो में आपने देखा होमोजीनियस मेथड में, और v प्लस x dv/dx सिंपल तरीके से डिफरेंशिएशन किया है। अब देखो dy/dx को मैं क्या लिखूंगा, v प्लस x dv/dx इक्वल टू माइनस ऑफ 3x प्लस 2, y की जगह क्या आ जाएगा आपका vx, और सिंपल यहां भी देखिएगा 2x प्लस 3y की जगह आ जाएगा vx। अब देखिएगा यहां पर x कॉमन बिल्कुल आ रहा है, यहां से भी x कॉमन आ रहा है, तभी तो यहां पर सर होमोजीनियस मेथड लगाया था। तो यहां देखो v प्लस x dv/dx इक्वल टू x कॉमन आया कैंसल, माइनस का 3 प्लस 2v, माइनस तो बाहर ही है, और देखिए यहां से नीचे है 2 प्लस 3v। अब देखिएगा x dv/dx इक्वल टू माइनस ऑफ 3 प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3v। ये सर प्लस का v है ना, उधर भेजो तो कितना आएगा, माइनस का v। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, x dv/dx इक्वल टू यहां दे रखा है 2 प्लस 3v LCM, तो माइनस ऑफ 3 प्लस 2v माइनस ऑफ v, और v के साथ में आ जाएगा 2 प्लस 3v। तो यहां से देखिए अगला स्टेप आपको क्या करना है, x dv/dx सिर्फ और सिर्फ एक छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है, 2 प्लस 3v। तो देखिए माइनस का 3 माइनस का 2v माइनस का 2v और माइनस कितना हो गया 3v², सारे टर्म माइनस के। तो यहां से क्या हो जाएगा देखना, यहां से आपका हो गया x dv/dx इक्वल टू माइनस का 3v² माइनस 2v कितना हो जाएगा, माइनस का 4v, और यहां से देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में आपका बिल्कुल कितना दे रखा है 2 प्लस 3v। तो देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आपको डिस्कस करना है। यहां आप सबसे पहले आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो। तो देखो मैं यहां से माइनस को कॉमन ले लेता हूं सपोज, तो माइनस अगर कॉमन आएगा तो 3v²
प्लस 4v प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3v। अब आप क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करो, बिल्कुल करते हैं। देखिए तो dv को तो ऊपर ही लिखना है, तो dv के साथ में ये 2 प्लस 3v और dv आ गया डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड में क्या रखना है, ये वाला टर्म, तो 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3। यहां पर क्या किया है, चरों का पृथक्करण, वेरिएबल को सेपरेट किया है। सिमिलर फॉर्म, यहां माइनस ऑलरेडी है dx अपॉन x। अब यहां सर दिमाग लगाना पड़ेगा, सर यहां दे रखा, अगर इसको t मानते हैं तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 6v। अरे v स्क्वायर का कितना होता है, 2v होता है ना, तो ये v स्क्वायर का 2v मतलब ये 6v और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4, तो 6v प्लस 4। लेकिन सर ऊपर तो 3v प्लस 2 है, तो सर 3v प्लस 2 और 6v प्लस 4 में डिफरेंस तो सर एक ही बात का है। अरे किस बात का, बहुत ही ईजी है। अरे सर इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना ऊपर, तो ये वैसा ही बन जाएगा 6v प्लस 4 की तरह। तो देखो इसमें थोड़ा सा चेंज ये करना है कि आपको 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा, मतलब अंश और हर में 2 का गुणा करना है। तो जैसे ही आप गुणा करोगे तो ये चेंज हो जाएगा टर्म, तो चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 6v इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म दे रखा है, इसको आपको t कंसीडर करना है। तो देखो 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 को कंसीडर किया t, और जैसे ही t कंसीडर किया तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, और 2v इंटू 3 हो गया 6v प्लस 4 और साथ में है dv इक्वल टू dt। तो यहां से देखिए इसको मैं चेंज कर देता हूं, तो आप इसको इंटीग्रेशन बना दीजिए, क्योंकि विदाउट इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। तो यहां देखिए ये आपकी जगह, इसकी जगह आ जाएगा dt और अपॉन में आ जाएगा t, और 1/2 तो है ही, माइनस का dx अपॉन x। तो यहां से देखिएगा dt अपॉन t सर क्या होता है, log t, तो 1/2 log t इक्वल टू माइनस, यहां से हो जाएगा dx अपॉन x का log x, और कांस्टेंट के नाते हम जोड़ेंगे log c। अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे, t की वैल्यू क्या है। तो देखिए सर हम t की वैल्यू लिखते हैं, तो t की वैल्यू दे रखी है 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 डिवाइडेड इक्वल टू, इस माइनस को इधर लिया है तो प्लस का log x इक्वल टू log c। अब सर ये जो हाफ दे रखा है ना, इस हाफ को आप ऊपर भेज दीजिए, तो log 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3, log का फॉर्मूला यूज किया, प्लस log x इक्वल टू log c। सर एक फॉर्मूला लग गया log m प्लस log n, और log m प्लस log n होता है log 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3, और साथ में हो जाएगा x इक्वल टू log c। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, हाफ को ना भूले, बिल्कुल हाफ लगाना है। अब यहां भी log है, यहां भी log है, तो हो जाएगा 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 हाफ डॉट x इक्वल टू c। अब यहां आपको क्या करना है, बस मैं आपको हिंट दे देता हूं। सर v की वैल्यू जो कंसीडर की थी वो की थी y अपॉन x, और y अपॉन x आप यहां रखेंगे, लेकिन सर वो y अपॉन x कैपिटल होंगे, तो स्मॉल y अपॉन x लाने के लिए कैपिटल y को मैं क्या लिख सकता हूं, तो कैपिटल y को लिख सकता हूं स्मॉल y माइनस k। स्मॉल x को मैं लिख सकता हूं, स्मॉल x को सॉरी कैपिटल x को मैं लिख सकता हूं x माइनस h। सर h की वैल्यू हो गई 1, k की वैल्यू हो गई 1। तो देखिए फाइनल आपको सबसे पहला काम ये करना है कि v को सब्स्टिट्यूट करना है कैपिटल y बाय x से। दूसरा, आपको इस कैपिटल x को स्मॉल x में इस इक्वेशन से लाना है, मतलब यहां पर आपको कैपिटल X और Y की वैल्यू यहां रखोगे तो वहां H और K की वैल्यू क्या लेनी है, 1, और वही आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ v को चेंज करना है, कैपिटल और x और कैपिटल y को स्मॉल x और y में इन इक्वेशंस की सहायता से लाना है। ओके, नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, dy अपॉन dx प्लस y cot x इक्वल टू साइन x। और सबसे पहले हम यही चेक करते हुए जाएंगे कि सर
यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं हो रहे वेरिएबल सेपरेट। यहाँ y है, यहाँ cot x है, कहाँ से वेरिएबल सेपरेट होगा? ये dy हो गया, यहाँ प्लस आ गया, वेरिएबल सेपरेशन का मेथड तो बिल्कुल लगने वाला ही नहीं है। अब हम ये देखिए कौन सा मेथड लगाएंगे, तो देखिए होमोजीनियस चेक करते हैं। तो होमोजीनियस वाले मेथड के अंदर तो आपको बहुत क्या करना पड़ता है, यहाँ dy/dx है, यहाँ y, यहाँ cot x और यहाँ sin x। तो देखिए होमोजीनियस मेथड को याद कीजिएगा फिर से, वहां पर आपको जो दो फंक्शन दे रखे होते हैं एक परिमेय फलन के रूप में, और हम उनको चेक करते हैं कि y/x या x/y की फॉर्म, या फिर ऊपर वाले फंक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर के अंदर जो फंक्शन है उसमें x और y की पावर्स दिखते हैं, तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना आपको रिड्यूसिबल होमोजीनियस फॉर्म दिख रहा है कि दो इक्वेशन आपको दिख रही है लीनियर इक्वेशंस x और y के अंदर, वैसा भी क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिए एक नया कंसेप्ट हमको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के अंदर, dy/dx प्लस y cot x इक्वल टू sin x। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इधर देखना, ध्यान से समझना। ये बेसिकली एक रेखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक। बोर्ड कई बार इसमें से क्वेश्चन दे चुका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरा तो यही आपको कि सजेशन है कि आप बोर्ड के अंदर जब भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो आप LDE ही चेक कीजिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो बिल्कुल आपको इजी तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल, ठीक है। और मैंने ये आपको बता दिया कि होमोजीनियस वाला मेथड कब सॉल्व कब लगाना है, और होमोजीनियस मेथड से किस तरीके से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए एक रेखिक अवकल समीकरण जब भी आपको मिलता है तो उसका एक प्रॉपर जनरल फॉर्मेट क्या होता है, एक व्यापक रूप क्या होता है, वो लिख रहा हूं। तो एक रेखिक अवकल समीकरण का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है आपका dy/dx प्लस py इक्वल टू q। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताता हूं, जब भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा सिंगल और सिंगल सिर्फ y दिखेगा, एक सिंगल y दिखने वाला है। देखिए आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही y दिख रहा है, तो ये जो बाकी ये जो p और वो q है वो क्या है, तो ये p और q जो है वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, अचर भी हो सकते हैं, तो उसके साथ साथ x के फंक्शन हो सकते हैं। अरे क्लियर हो गई बात? मतलब आपको जब भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ये तो देखो चलो प्रॉपर फॉर्मेट में, अगर इक्वेशन को मिक्स करके इधर उधर भेज के ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप किया हुआ, आप उसमें ये चेक करो क्या सिंगल y दिखाई दे रहा है क्या। अगर एक ही y दिखाई देता है तो 100% आप यही सोचिएगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार चेक करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने चेक किया, प्रॉपर उसको फॉर्मेट दिया, y एक ही है, दूसरे p और q दोनों ही जो है वो x के फंक्शन है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ सबसे पहले आपको दे रखा है dy/dx प्लस y, और ये p है तो ये दूसरा q है। तो ओरिजिनल फॉर्मेट में चेक हो गया कि ये p और q दोनों ही किसके फंक्शन है, x के। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, जैसे ही पता लग जाए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको एक महत्वपूर्ण टर्म IF फाइंड करना है। सर ये IF होता क्या है? तो IF बेसिकली समाकलन गुणांक होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन का एक फैक्टर होता है, और वो फैक्टर होता क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx। सर ये p डॉट dx से क्यों लिखा है? p सर किसका फलन है, x का फलन है, तो x का फलन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में ही तो होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पर p के साथ में y जरूर है, लेकिन p के साथ में इंटीग्रेशन तो dx मतलब x के रेस्पेक्ट में ही तो होगा, क्योंकि p और q कैसे फंक्शन है, x के, क्वेश्चन में दिखाई भी तो दे रहे हैं। तो यहां से क्या फाइंड हो जाएगा आपका IF, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट भी है, और सर वो प्रॉपर फॉर्मेट है y डॉट IF इंटीग्रेशन q डॉट IF डॉट dx प्लस c। अरे क्लियर? तो यहां से मेरे को सर ये समझ आया कि आपका सबसे पहले आप इसको IF फाइंड करेंगे, और IF फाइंड करने के बाद आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला दे दिया जो कि IF के टर्म में, मतलब जब तक IF नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं। अरे क्लियर हो गई ना बात? ये तो बात हो गई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE अगर dy/dx की फॉर्मेट में, अगर यही LDE को अगर मैं चेंज कर दूं, चेंज करने का मतलब यह है कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dx/dy का आ गया प्लस
P और Q तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पर अब dx अपॉन dy है तो हमेशा ध्यान रखिए यहाँ y तो यहाँ भी y, मतलब सिर्फ एक ही सिंगल y। अगर क्वेश्चन फॉर्मेट जो है ये तो चलो डायरेक्ट दे रखा है, अगर फॉर्मेट मिक्स वाला हो और उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में वो dx अपॉन dy के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा हो तो उस कंडीशन में आप ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल x दिखाई देगा। और सर ये जो p और q है ना ये किसके फंक्शन होंगे? सर ये y के फंक्शन होंगे, मतलब fy। और यहाँ भी देखिए ये जो p और q जो है ये किसके फंक्शन होंगे? x के। तो ये x वेरिएबल के दोनों फंक्शन और सर ये दोनों y वेरिएबल के फंक्शन। तो सर यहाँ भी तो if फाइंड होगा, बिल्कुल होगा। तो if यहाँ e की पावर p डॉट, सर यहाँ dx इसलिए लिखा था क्योंकि ये p जो है वो x का फंक्शन है और x का फंक्शन मतलब x के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन। सर यहाँ पर ये y के फंक्शन है तो डिफरेंट इंटीग्रेशन भी तो y के रेस्पेक्ट में होगा। सिमिलर यहाँ पर भी तो एक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ देखिए कंपेयर कीजिएगा y डॉट आई एफ, तो यहाँ लिखेंगे हम x डॉट आई एफ इक्वल टू यहाँ से इंटीग्रेशन q डॉट आई एफ। सर यहाँ dx लिखे या dy? अरे भाई यहाँ पर if भी x में q भी x में, इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। सर यहाँ पर y में if है, q भी आपका y में है, तो इंटीग्रेशन x से क्यों करोगे? y से ही तो करोगे। तो ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन आ गया किसका? एक LDE का, जब प्रॉपर फॉर्मेट dx अपॉन dy का हो, और जब प्रॉपर फॉर्मेट dy अपॉन dx का हो तो आपको ये करना है। तो if का फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, उसके जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया होगा, तो फिर दिक्कत क्या है? तो देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको। ये आपके पास में एक dy अपॉन dx प्लस y cot x इक्वल टू साइन x एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, और हम सबसे पहले हमने ये लिख दिया कि सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो p और q की वैल्यू देख लो, तो सबसे पहले तो चेक करो ना ये ओरिजिनल फॉर्मेट में। सर बिल्कुल ओरिजिनल में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट p और q मिल रहे। तो p का वैल्यू देखिएगा cot x, अगर प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो कुछ बहुत से क्वेश्चन है जिनमें आपको प्रॉपर कुछ कैलकुलेशन करके और फिर इस फॉर्मेट में लाना पड़ता है। तो p आपका cot x है और q आपका कितना है भाई? sin x। अब यहां से देखो p और q मिल गया, तो हमारा महत्वपूर्ण टर्म क्या हो जाएगा? if होता है e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx। तो e की पावर p की वैल्यू हो गई cot x डॉट dx। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, सर अगर मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन नहीं आता तो सर क्या होगा हमारा? अरे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन नहीं आया ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा तो 6 नंबर मिलेंगे कैसे? तो यहाँ देखो e की पावर इंटीग्रेशन cot x, और cot x का इंटीग्रेशन होता है, ध्यान में रखिएगा, log sin x। यहाँ एक्सपोनेंशियल, यहाँ log, तो फाइनल में को if कितना मिला? sin x। तो if का जो वैल्यू हो गया वो sin x हो गया। अब देखिए ये जो है वो इस फॉर्मेट का था, फॉर्मूला लिखना है साइड में, ये इस फॉर्मेट का था, तो इसका सॉल्यूशन का भी तो एक जनरल फॉर्मूला है, y डॉट आई एफ इंटीग्रेशन q डॉट आई एफ डॉट dx प्लस c। अब यहां से देखिए y डॉट if की वैल्यू हो गई sin x इंटीग्रेशन q की वैल्यू देखिए sin x, if की वैल्यू देखिए sin x, और यहां हो गया dx। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, सर ये प्लस c पहले इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि if में भी इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट पहले ही ऐड कर दिया क्योंकि एक अनिश्चित समाकलन है। अब सर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते ना तो यहाँ पर आप गलत आ गए फिर से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं आता तो इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा? तो साइन स्क्वायर एक्स का मैंने आपको बता रखा है कि स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं है। तो ऐसे कंसेप्ट में आप क्या करेंगे, y डॉट साइन एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को याद कीजिए, मैंने फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल बता देता हूं, y डॉट साइन एक्स 1/2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो हो जाएगा x/2 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? cos 2x का होता है sin 2x। बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं कि 2x के इंटीग्रेशन वाला पार्ट
2 को डिवाइड में ले जाना भूल जाते हैं। तो ये तो 2 पहले से है और इस 2x का भी तो 2 मतलब कितना हो गया 4 और साथ में हो गया प्लस c। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ढंग से आप सॉल्व कीजिएगा। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बिल्कुल आपको बोर्ड में देखने को मिलता है। तो फॉर्मेट आप ढंग से देखिए, पहचानिए, कन्वर्ट कीजिए, IF निकाले, सॉल्यूशन का जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे तो बिल्कुल भैया 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम ये क्वेश्चन जो है वो विशिष्ट हल का देखने वाले हैं। अभी तक देखिए हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हम करते थे वो बेसिकली सामान्य हल, एक जनरल सॉल्यूशन होता था। लेकिन विशिष्ट हल का मतलब ये है कि जो आप लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद में जो प्लस सी ऐड करते हैं ना, उस प्लस सी की वैल्यू को कुछ असाइन करना, और वो असाइन किससे होगी, वो वैल्यू किससे देंगे हम, x की वैल्यू π/3 दे रखी है, y की वैल्यू 0, मतलब वहां पर जो कांस्टेंट c आ रहा है उस कांस्टेंट c को रिप्लेस करना एक वैल्यू से, और वो वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, यहां जब आप उस सॉल्यूशन में x की वैल्यू ये रखेंगे और y की वैल्यू जब रखेंगे तब आपको बिल्कुल c की वैल्यू मिलेगी। और जब एक सॉल्यूशन विदाउट सी होता है, बिना कांस्टेंट के होता है, तब वो प्रॉपर सॉल्यूशन सामान्य हल ना होके, एक जनरल सॉल्यूशन ना होके कौन सा सॉल्यूशन बन जाता है, एक विशिष्ट हल बन जाता है। तो देखिए यहां पर आपको करना क्या है, अगेन हम चेक करेंगे ये किस मेथड से सॉल्व होगा। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक एलडी का है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx की पावर 1 है, मतलब लीनियर तो है ही, प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। अब करना सर क्या है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि y देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो सिंगल y दिखाई दे रहा है, मतलब अगेन वही मेथड, एलडी का फॉर्मेट dy/dx प्लस py इक्वल टू q, y अकेला है और p और q दोनों ही x के अंदर है। तो देखो यहां से करो ना, तो p की वैल्यू बिल्कुल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, p का वैल्यू हो गया 2 tan x, q का वैल्यू हो गया बिल्कुल sin x। तो यहां से देखो सबसे पहले फाइंड होगा IF इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणांक p डॉट dx इक्वल टू e, p की वैल्यू हो गई 2 tan x dx। यहां तक क्लियर है। अब देखिए जैसे ही आपने p की वैल्यू रखी और वैल्यू रखने के बाद में अगर इंटीग्रेशन नहीं आता ना तो कैसे होगा सॉल्यूशन। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में तो बहुत बड़ा रोल है इंटीग्रेशन का, अगर इंटीग्रेशन ही ढंग से सॉल्व नहीं हुआ तो कैसे करोगे भाई सॉल्यूशन। तो देखिए यहां से e की पावर 2 तो बाहर आ गया, tan x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, क्या होता है भाई log sec x, और यहाँ log के आगे आपका 2 है, देन क्या हो जाएगा यहाँ से IF फाइनली आ जाएगा e की पावर log sec x और हो जाएगा 2 पावर। देखिए समझ आ रहा है ना, यहां से देखिए log m है और उसके आगे n है, तो यहाँ n पावर कहाँ जाएगी यहाँ पर, तो log हो गया sec स्क्वायर x। अरे क्लियर, तो यहां से IF फाइंड हो गया। तो देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म हमको यह दिखाई दे रही है कि एक्सपोनेंशियल ये log है, तो फाइनल आपको IF क्या मिल जाएगा sec स्क्वायर x। अब देखिए फिर से उस सॉल्यूशन को याद रखिएगा, y डॉट IF एक LD का सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, q डॉट IF डॉट dx प्लस c। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से y डॉट IF की वैल्यू हो गई सर sec स्क्वायर x। यहां से देखिए y ऐसा का ऐसा, IF की वैल्यू हमने लिख दी sec स्क्वायर x, यही तो IF आया है, और इंटीग्रेशन q आपके पास में है sin x डॉट IF आपके पास में है sec स्क्वायर x डॉट dx प्लस c। अब देखिए यहां से, यहां आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा कि देखिए sin x है, sec स्क्वायर x है, साइन से tan बन सकता है, अगर यहाँ पर cos मिल जाए बिल्कुल मिल सकता है ना, एक sec से 1/cos हो जाएगा। तो y डॉट sec स्क्वायर x इक्वल टू sin x डॉट sec स्क्वायर x का मतलब होता है 1/cos x, तो एक 1/cos x लिख दिया और एक sec x ऐसा का ऐसा रहने दिया। तो यहां से sin बाय cos कितना हो गया भाई, sin बाय cos हो गया tan x, तो यहां हो गया tan x और यहां हो गया sec x। और आप बिल्कुल जानते हैं sec x और tan x का इंटीग्रेशन बिल्कुल पता होना चाहिए भाई, y डॉट sec स्क्वायर x इक्वल टू, यहां से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस
सी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो आपका एक जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी है कि सर x की वैल्यू π/3, y की वैल्यू 0, तो यहाँ रखो ना, x की वैल्यू अगर π/3 रखा, y की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो y 0 रखा, x से तो कोई मतलब नहीं थे, तो पूरा ही 0 हो गया। और यहाँ से sec π/3 प्लस सी, अरे भाई sec π/3 sec 60 मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो sec π/3 sec 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी ना। अरे भाई ये वाले वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, तो c की वैल्यू हो गई -2, अरे भाई ये प्लस का 2 है, तो c की वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। अब यही वैल्यू आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में रख दो, मतलब जनरल सॉल्यूशन में जैसे ही रखोगे तो यहाँ से आपको एक चमकता हुआ विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो देखिए y डॉट sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x प्लस c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू हो गई -2, तो y डॉट sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x -2। तो ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉपर सॉल्यूशन, ये आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर विशिष्ट हल का क्वेश्चन आ जाता है तो लास्ट में x और y की वैल्यू को पुट करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू लाएंगे, जनरल सॉल्यूशन में रखेंगे, वही आपका लास्ट विशिष्ट हल का मान होगा। ओके, नोट कीजिए।